Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Birendra Yadav, and this will be the second class in our weekly news analysis. तो स्टूडेंट जैसे आपको पता ही होगा हमने हमारे चैनल पे वीकली न्यूज़ एनालिसिस शुरू किया है जिसकी आज ये दूसरी क्लास होने वाली है। तो मैंने आज यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट 8 से 10 मुद्दे लाए हैं, आज उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल मैंने जो इशू लाया है ये है डेथ पेनल्टी फॉर रेप। ये एक 2013 का एक पैनल था जिसने इस पर स्टडी किया था। तो हमारे CAPF के एंगल से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमें देखना चाहिए। आपको पता ही होगा इंटरव्यू में 150 मार्क्स का इंटरव्यू आता है, वहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव पूछे जाते हैं। तो हमें अभी आपको पता है थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है, थोड़ा कमिटी भी पूछ रहा है, तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स CAPF और CSC दोनों ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मुख्य 2-3 चीज़ें हमें देखनी है। पहला, ये न्यूज़ में आया क्यों, वाई। पास्ट में इस पे क्या एक्शंस सरकार ने इस मुद्दे पे लिए हैं उस पे बात देखेंगे, और फाइनली फ्यूचरिस्टिक आगे क्या करना चाहिए इस मुद्दे के, ऐसे मुद्दों के ऊपर क्या करना चाहिए इसके बारे में एक बार देखेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। ये देखिए आया है न्यूज़ में, व्हाट डिड द 2013 पैनल से ऑन डेथ पेनल्टी फॉर रेप। अभी आपको बहुत ही ब्रीफली बता दूं, हमारे स्टेट है, जो हमारा स्टेट और सिटीजन है, इसके अंदर क्या रिलेशन है। लोग सरकार को चुनते हैं और सरकार लोगों के अधिकार की प्रोटेक्शन करता है। तो आपको पता होगा रेप क्या है, किसी भी महिला के साथ बिना कंसेंसस के अगर कोई सेक्सुअल एक्ट करता है बिना उनके कंसेंसस के, बिना उनके राइट के, वो रेप कहलाता है। तो आपको पता होगा हमारे देश में वैसा ही 2012 में दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस। ये केस उस टाइम काफ़ी हाईलाइट हुआ था। इसी के साथ में आपको पता होगा अरुणा शाहान बाग एक केस है, अरुणा शाहान बाग केस। अगर आप देखेंगे ना, ये पैसिव यूथेंशिया के लिए बिल्ली ये न्यूज़ में था, पैसिव यूथेंशिया। पर आपको अगर पता होगा थोड़ा बैकग्राउंड में जाके, अरुणा शाहान बाग भी एक नर्स थी मुंबई के एक अस्पताल में, उनके साथ भी ऐसी एक सेक्सुअल ऑफेंस हुआ था जिसके बाद वो कोमा स्टेट में चली गई थी। लगभग 15 से 20 साल वो कोमा स्टेट में ही थी। तो 2012 में निर्भया एक केस हुआ था, अरुणा शाहान बाग केस हुआ था। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त 2013 में पैनल ये बनाया था डिसाइड करने के लिए डेथ पेनल्टी फॉर रेप, है ना। अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया स्टेट और सिटीजन का क्या रिलेशन होता है। रेप एक सेक्सुअल ऑफेंस है वुमेन्स के खिलाफ, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने 2013 में पैनल बनाया। पैनल में उन्होंने क्या क्या देखा था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी, गवर्नमेंट ने उनको क्या क्या चीज़ें देखने बोले था। एक चीज़ उनको जो देखने बताया गया था, क्या डेथ पेनल्टी देना चाहिए ऐसे हीनियस क्राइम के लिए। दूसरा, मैरिटल रेप जो होता है, जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी अपने पति के खिलाफ मैरिटल कई बार रेप का आरोप लगाती हैं, वो भी एक मुद्दा था। एक अरुणा शाहान बाग का मुद्दा भी एक था। उसमें क्या था कि सेक्सुअल ऑफेंस तो हुआ ही और साथ में वो कोमा स्टेट में भी चली गई। तो डिग्री, एक तो उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस भी हुआ है और साथ में उनको वेजिटेटिव स्टेट में भी डाल दिया गया है, मतलब वो कोमा में भी चली गई हैं। तो इतना घिनौना अपराध है, तो इसके लिए अलग ग्रेड ऑफ पनिशमेंट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें ढूंढने के लिए इस पर क्या किया जाए, जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। अब जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या फाइंड किया, जो देखने वाले हमारे एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट, उन्होंने पहले बात ये पाया, जस्टिस वर्मा जी ने, कमेटी ने फाइंडिंग से ये निकाला कि पनिशमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने पाया कि डेथ पेनल्टी देने से ही ऐसे ऑफेंसेस कम हो जाएंगे, इसका कोई रिलेशन है नहीं, ये एक मिथ है ना, कि डेथ पेनल्टी आप दे देंगे तो कोई आगे से ऐसे दुष्कर्म नहीं करेगा। ऐसा कोई रिलेशन पढ़ाई से
कमेटी के फाइंडिंग से नहीं पता चला। तो मतलब ये था कि ये डेथ पेनल्टी दे देने से क्राइम कम हो जाएगा, ये एक मिथ है ना। तो ये एक दूसरा उन्होंने पाया। तीसरा उन्होंने पाया कि जो मैरिटल रेप है, अगर आप देखेंगे अभी भी इंडिया में मैरिटल रेप नहीं कहलाता है। शादी जो होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट, जो इंडिया में बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट में के हिसाब से अब देखा जाए तो शादी एक सैंटिफाइड रिलेशनशिप है ना। तो जिसमें औरत एक ही बार अपने पति को कॉन्सेंसस दे देती है शादी के वक्त, उसको बार बार कॉन्सेंसस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर शादीशुदा के रिलेशन में अगर कोई एक कपल है कोई, तो वो वाइफ क्लेम नहीं कर सकती कि पति ने उनका रेप किया है, ऐसा वो औरत क्लेम इंडिया में तो नहीं कर सकती अभी फिलहाल। तो जस्टिस वर्मा कमेटी की फाइंडिंग में यह था कि अगर बिना कंसेंसस के उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो वो भी रेप माना जाना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्सेप्ट किया? गवर्नमेंट ने ये माना कि पनिशमेंट बढ़ाना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पनिशमेंट जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी की धारा 376 है, जो पहला हुआ करती, अभी तो भारत न्याय संहिता आ गई है तो उसमें सेक्शंस अलग होंगे, मगर उन्हें गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक तो जो चाइल्ड हैं, जो एडल्ट से भी कम एज के हैं, जिसके साथ अगर रेप हो रहा है तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने सजाएं बढ़ाई थी। दूसरी चीज, अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, एक बार किया फिर दोबारा वही काम कर रहा है, तो उसके लिए भी स्ट्रिंजेंट कानून लगाया था, सजा बढ़ाई थी। और लास्टली, अगर जैसे अरुणा शानबाग का मैटर भी उसी टाइम चल रहा था, तो ये भी पाया गया कि अगर किसी महिला के साथ रेप हो रहा है और साथ में उनके साथ ऐसा स्टेट बनाने के, समझ लीजिए किसी के अगर रेप हुआ है और साथ में उनको मारा पीटा भी गया, उनको मार डालने की भी कोशिश की है, और उसके वजह से अगर कोमा स्टेज पे अगर वो विक्टिम चली जाता है तो उस पर और स्ट्रिक्ट कानून लगने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने आईपीसी में अमेंडमेंट लाया था। अगर आपको पता ही चल, अभी यहाँ देख के आपको पता ही चल गया होगा, ये मैं बता रहा था 2013 का, तो आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रिंजेंट कानून लाने के बाद भी अभी भी हो रहा है। जैसे कोलकाता में अभी हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, असम में हुआ। तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जस्टिस वर्मा कमेटी कह रही कि डेथ पेनल्टी देने से भी सॉल्व नहीं होगा। मैरिड रेप को उन्होंने करने के लिए बोला, पर गवर्नमेंट ने उसको किया नहीं। तो अभी करना क्या चाहिए? देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, आपके आंसर्स रेडी होने चाहिए। तो हमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर क्या सोचना चाहिए इसमें? देखिए कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या है, कोई भी स्टेट केवल लॉ पे नहीं चलता है, सोसाइटल नॉर्म्स पे भी चलता है। सोसाइटी नॉर्म्स हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, उस पर भी चलता है। और लास्टली सोसाइटी भी की जो मान्यता होती है ना, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस पर भी चलता है। तो हमें केवल लॉ स्ट्रिंजेंट करने से ही ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें अपने सोसाइटी को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इंडिया में आप देखेंगे सोसाइटल रिफॉर्म्स हो नहीं रहे हैं जैसे होने चाहिए, तो वो जो पुरानी मान्यताएं, जो पुरानी चीजें दिमाग में है, वो अभी तक वही चल रही हैं। एजुकेशन हर जगह पहुंच पा रहा नहीं है, तो क्या है, माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है। तो लॉ तो स्ट्रिंजेंट बना दिए, उसके बाद भी ये हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यूथ को जेंडर सेंसिटाइज करना पड़ेगा, औरतों को एम्पावर करना पड़ेगा। जहां जहां जरूरत है वुमन को एम्पावर करने की, वहां करना पड़ेगा। दूसरा, हमें क्या करना है, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाना पड़ेगा, मॉरल, जो आदमी का जो मॉरल वैल्यू सिस्टम है उसको एनहांस करना पड़ेगा, है ना। तो इस पूरे मुद्दे में एज एन एस्पिरेंट आपको ये पूरा मुद्दा, इस एंगल जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, इस एंगल से इस मुद्दे को समझना आपको पड़ेगा। यहाँ पर जस्टिस वर्मा कमेटी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में कमेटी पूछ रहा है तो पूछ सकता है ना। मैंने आपको बता दिया कि जस्टिस वर्मा कमेटी की फाइंडिंग की थी, इशू में क्यों आया और अभी क्या करना चाहिए। लॉज का देखिए एक लिमिटेशन है ना। लॉ सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है ना। लॉ के साथ साथ सोसाइटी, हमारे यूथ, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर को, लोगों को जेंडर सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पूरा समाधान सॉल्व होगा। उसका तब जाके एक लास्टिंग सोल्यूशन हमें इसमें मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ।
दूसरा न्यूज़ क्या है हमारा, अभी क्या हुआ था बीच में, थोड़े दिन पहले की बात है, ये न्यूज़ में आया क्यों मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने भी, आपको पता ही होगा, लेटरल एंट्री का एक नोटिफिकेशन निकाला था, डीओपीटी ने यूपीएससी से कहा था 45 पोस्ट के लिए लेटर एंट्री निकालना चाहिए, ठीक है, तब से ये न्यूज़ में आया था। अब आते हैं इस पे, देखते हैं इसमें आगे हुआ क्या। थोड़ा ब्रीफ में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि तो क्या हुआ था, डीओपीटी ने ना थोड़े दिन पहले जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स है उसके अंदर ना कुछ चेंजेस लाए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस लाया था, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, आपको पता है ब्यूरोक्रेट सब स्टेट में पोस्टिंग होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी किसी से कंसल्ट किए बिना ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में चेंजेस ला के ये चेंजेस ला दिए थे। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा नहीं था, तो उसके पीछे ये रैशनल गवर्नमेंट ने दिया था कि गवर्नमेंट को, है ना, ऑल इंडिया सर्विस के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर के पोस्ट के रैंक के जो ऑफिसर्स चाहिए उतना उनको मिल नहीं रहा है। देखिए न्यूज़ में भी दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए थे 1500, लगभग 1500 आईएएस ऑफिसर, उनको मिल रहे थे केवल 440। तो गवर्नमेंट ने ये बताया था कि ऊपर लेवल पे इसके वजह से पोस्ट खाली पड़ी हैं और अच्छे टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चेंज किया था और वहीं से लैटरल एंट्री का स्कोप नई गवर्नमेंट के आने के बाद आया था। अभी इशू क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। क्या इसी बार ये हो रहा है, नई सरकार आने के बाद ही ये हुआ है? ऐसा नहीं है, पहले भी होता रहा है। अगर कुछ लैटरल एंट्री से कुछ आए फेमस लोगों की अगर हम बात करें, उनका एक बार जरा देख लेते हैं, और लेटर एंट्री से क्यों लाया जाता है वो भी एक बार देख लें। पहले हम देखेंगे पहले जो लोग लेटर एंट्री से आए हैं उनके कुछ फेमस लोगों के नाम, दूसरा क्यों लाना पड़ रहा है ये देखेंगे, और तीसरा हम देखेंगे क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस मुद्दे को एज ए हमें स्टूडेंट कैसे देखना चाहिए, और क्या इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें, वाई क्यों जरूरत है, इशू क्या इन्वॉल्व है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये देख लेते हैं। अभी लेटर एंट्री से कुछ फेमस आए हुए लोग कौन है, दो तीन नाम फटाफट गिना दूं मैं। तो एक अब्दुल कलाम जी आए थे, मनमोहन सिंह जी आए थे, मोन्टेक सिंह अनूवाली आपको पता होगा इकोनॉमिस्ट है, वो आए थे, प्लानिंग कमीशन में पहले बैठे थे, अभी नीति आयोग हो गया, आपको पता ही होगा। उसके बाद आपने देखा कि एमएस स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एमएस स्वामीनाथन का। उसके बाद आपको नाम गिना दूं तो वर्गीस कुरियन जिन्होंने फ्लड ऑपरेशन फ्लड चलाया था, व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में लाया था। तो ये 5 नाम तो मैंने आपको अभी गिना दिए, तो आप समझ सकते हैं अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, वर्गीस कुरियन, एमएस स्वामीनाथन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नेशन में। तो वो लोग कहाँ से आए थे, लेटरल एंट्री से ही आए थे। तो ये अब मान लेते हैं कि पहली चीज हम देख लेते हैं कि आईएएस का ये भर्ती पहली बार लेटर एंट्री से फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या? नहीं, पहले भी हुआ है पहले, और आपको मैंने नाम अभी गिना ही दिए। दूसरी चीज, ये नई गवर्नमेंट आने के बाद, यूपीए के बाद जब बीजेपी सरकार आई, उसके बाद से कितने पोस्ट भर्ती हुए? 63 पोस्ट भर्ती हो चुके हैं 2019 से बाद से अब तक। 63 पोस्ट ऑलरेडी लेटर एंट्री से भर्ती की गई है। अब आते हैं वाई और क्या दिक्कत है, क्यों जरूरत पड़ रही है और दिक्कत क्या है। अभी मैं आपको बता रहा क्यों लाना पड़ रहा है। पहली चीज तो ये मैंने बताया कि डीओपीटी ने ऑर्डर पास करके एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को चेंज किया। क्या बोल के किया था कि हमें पर्याप्त ऑफिसर, सही ऑफिसर्स मिल नहीं रहे हैं, है ना। अब देखिए आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट को चाहिए 1500, गवर्नमेंट को मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को 500। अब हो क्या रहा है, अगर आईएएस ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में बैठे रहेंगे किसी स्टेट में, तो वहां पे आपको पता ही है सेंटर से दूर बैठे हैं, तो उनका भी वहां पे दबदबा बना रहता है, थोड़ी लिबर्टी रहती काम करके। अगर दिल्ली में आके काम करना पड़ेगा सेंट्रल पोस्टिंग में, तो उनको टाइम पे ऑफिस जाना पड़ेगा, टाइम पे घर पे आना पड़ेगा, 9 से 9 काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा स्क्रूटिनी में रहना पड़ेगा। तो आईएएस ऑफिसर भी कंफर्टेबल फील्ड में ही पसंद करते रहना, यहाँ हेड ऑफिस में काम करना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कमी, सेंट्रल डिप्यूटेशन में कमी है, जिसके लिए बड़े बड़े पोस्टों पे जगह खाली है, इसलिए गवर्नमेंट को लेटर एंट्री पे जाना पड़ रहा है। पहला मुद्दा ये है। दूसरा, इंडिया पहले क्या है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। अब क्या हो गया, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गई 1990s के बाद, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गई। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जब भी होगी ना, तो आप मान के चलिए बहुत टेक्नोक्रेट्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत
सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, स्पेशलाइज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जब ग्लोबलाइज्ड होगा, क्योंकि ट्रेड डील साइन करना है, एफटीए साइन करना है, यहां हर जगह टैलेंट की जरूरत पड़ती है, कोर एक्सपर्टाइज ही चाहिए होगा, जो इंडिया में अभी कमी है ब्यूरोक्रेटिक कल्चर के हिसाब से। ये एरिया एक्सपर्टाइज नहीं बन पा रहा, तो ये कमी है, इसलिए सरकार को लेटर एंट्री करना पड़ रहा है। क्या जरूरत है बताई मैंने, पहला सेंट्रल डिपुटेशन में काबिल अफसर कम है, दूसरा ग्लोबलाइज इकोनॉमी है तो वैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ रही है, दूसरी कमी। ये दो कमी मैंने आपको बता दिया। अब सोल्यूशन क्या है, अभी सॉरी, इस सोल्यूशन से पहले इशू क्या आ रहा है इसको लाने से? इसको लाने से इशू ये आ रहा है, सबसे पहली बात, जो इंडिया का बाबू कल्चर आप कह सकते हैं, बाबू कल्चर जिसको हम कहते हैं, है ना, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, या फिर आप मान लीजिए एक कॉलोनियल माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो आदमी एग्जाम लिख के जा रहा है, इतना आपको पता है यूपीएससी में आदमी क्या नहीं डालता है, अपना पूरा एफर्ट डाल देता है, कितना टाइम डाल देता है, पूरा यूथ डाल देता है, तो जब वो भर्ती हो जाता है तो वो सोचता है कि अब यहाँ पे प्राइवेट वाले लोग नहीं आए, मैंने एग्जाम क्रैक किया है, मैं एग्जाम क्रैक करके आया हूँ, तो मैं ही चलाऊंगा, मैं ही देखूंगा। एक तो प्रॉब्लम यह है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम है। क्या है सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम? ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन। अब क्या होता है, जब आपको पता है ये प्योर टैलेंट के ऊपर कोर एक्सपर्टाइज ही मांगा जा रहा है, तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि वहां पे रिजर्वेशन ही कर दिया जाए तो फिर वही चीज हो जाएगा, बाबू कल्चर वहीं पे भी आ जाएगा, वही रिजर्वेशन वाली बातें आ जाएंगी, वहीं पे वो मेरिटोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो ये एक इशू है बहुत बड़ा। एक तो ये एक तो कॉलोनियल माइंडसेट वाला मैंने बताया, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर वो बताया, दूसरा है रिजर्वेशन वाला, जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो डिफीट होता है ना। अभी ये डिफीट क्यों, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इसके लिए, सोल्यूशन में बात करते हैं। मेरे ख्याल में आपको मैंने बता दिया क्यों ये न्यूज़ में आया। गवर्नमेंट ने इसके पहले भी 63 पोस्ट 19 से भर्ती की, मैंने बता दिया। लेटर एंट्री क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्या बेस्ट एग्जांपल्स थे, क्या इशू है अभी भी, क्यों लाना पड़ रहा है, इशू क्या है, और सोल्यूशन पे बात करते हैं। अभी सोल्यूशन क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको, सोशल जस्टिस को डिफीट कर रहा है यहाँ पे, तो पहले बात क्या करना पड़ेगा, जो सरकार होता है ना, देखिए सरकार का काम होता है ऑपोजिशन को लेकर चलना और लोगों को भी समझाना कि वो क्या लाना चाह रही है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे लेवल पे एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करना पड़ेगा इसके ऊपर, देश में, पार्लियामेंट में और लोगों के बीच में जाके इसको प्रॉपरली एडवर्टाइज करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्यों लाया जा रहा है, क्यों नेसेसिटी है, और जो करंट गवर्नमेंट है उसको ऑपोजिशन को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा इस मुद्दे के ऊपर, तब भी ये हो पाएगा। पहली चीज ये। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट रूल बनाती है, जो भी रूल फ्रेमवर्क लाती है, इसका आपको पता ही होगा, ये जो लोग आएंगे ये सब बड़े बड़े पोस्टों पे बैठेंगे, जॉइंट डायरेक्टर, है ना, और डायरेक्टर के लेवल पे बैठेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, पोस्ट ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी, बड़े बड़े पोस्टों पे बैठेंगे। तो इनका जो टेन्योर होता है 3 से 5 साल का होता है, इनके सर्विस कंडीशंस होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे। तो ये जो पॉलिसी बननी चाहिए ना, बहुत ही फुल प्रूफ पॉलिसी बननी चाहिए, इसका अच्छा असेसमेंट होना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ पे प्योर मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। तीसरी चीज जो हमें देखनी पड़ेगी, देखिए देश का जरूरत भी है तो नेसेसिटी है, लाना पड़ेगा, है ना। अगर ब्यूरोक्रेसी कल्चर पे भी पूरा देश को हम सौंप नहीं सकते ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें देश को आगे उठाना है, बढ़ाना है, तो हमें टैलेंट लाना पड़ेगा, टैलेंट के बिना कैसे उठेगा, है ना। तो क्या है, ये सोशल जस्टिस फुलफिल करते करते हमें टैलेंट भी लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने पहले भर्ती की है, अभी इस बार ये प्रॉब्लम आया तो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी क्या है, फुल प्रूफ होना चाहिए भर्ती, ऑपोजिशन को और लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको पता ही होगा, पूजा केटकर का मामला न्यूज में आया, इससे क्या हुआ, पूरे जो सिलेक्शन का प्रोसेस पे ही डाउट आ गया, है ना। तो हमारा सिस्टम ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि ये पूजा केटकर जैसे मामले ना आए, इससे और रिजेंटमेंट आएगा लोगों में, ऐसे चीजों को बढ़ावा और भी ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है,
और एक कंसेंसस, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करने की जरूरत है इसके ऊपर, क्योंकि देश की एक नेसेसिटी भी है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और बताना आना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट, ऑपोजिशन को साथ में लेके जाना, लोगों को साथ में लेके आना चाहिए। इसका जो भी पॉलिसी बनेगी फुल प्रूफ पॉलिसी होनी चाहिए, है ना, जहाँ पे प्योरली मेरिट्स पे काम होना चाहिए, यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं चलना चाहिए, है ना। और गवर्नमेंट जो भी इस पर डॉक्यूमेंट रिलीज करके सिलेक्शन कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो उसको प्रॉपरली लोगों के सामने चैनलाइज करके दिखाना चाहिए, है ना। और इनको भी बुला के नए सेट्स ऑफ बाबू नहीं बनना चाहिए, उनको प्योर मेरिट्स पे देखना चाहिए, उनसे रिजल्ट्स देखना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए, और अगर वो सही से परफॉर्म नहीं करे तो उनको बाहर भी जल्दी निकालना चाहिए। तो ऐसा एक फुल प्रूफ पॉलिसी हमें चलना चाहिए। और साथ में इंस्टीट्यूशन जो इन्वॉल्व हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि पूजा केटकर जैसे मामला अगर और आते होंगे तो ये और भी नहीं आ पाएगा, तो देश का नुकसान होगा, अल्टीमेटली लास्ट में देश का ही नुकसान होगा, सिटीजन्स का नुकसान होगा। तो इसका भी हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे ये मुद्दा क्लियर है। नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं, जो है बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। अब इस यहाँ पे दो चीज देखने लायक है। एक तो एक पॉलिसी आई है बायो E3, गवर्नमेंट चाह रही है कि बायोटेक्नोलॉजी भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग की अच्छी हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दो चीज लाई है, एक तो बायो E3 में क्या है, एक तो इकोनॉमी है, एक जो मेजर सेक्टर है इसके ऊपर इकोनॉमी में ध्यान देगी गवर्नमेंट, दूसरा एनवायरमेंट, और तीसरा इसमें इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, और एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कोई भी पॉलिसी अगर आप लाते हो तो ये चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा, इकोनॉमी देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा, एनवायरमेंट देखना पड़ेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, गवर्नमेंट हर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग आज इंडिया में बढ़ाना चाहती है, चाहे वो डिफेंस हो या कोई और सेक्टर हो। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे पास ठीक ठाक एक्सपर्टाइज ही है, स्किल सेट है, तो हम गवर्नमेंट भी इसमें भी बढ़ावा देना चाह रही है ना। तो गवर्नमेंट ने आपको इसमें क्या ध्यान देना है इस आर्टिकल में, एक तो विज्ञान धारा, एक ये स्कीम है जो गवर्नमेंट ने मर्ज करके एक बड़ा 3 स्कीम को मर्ज करके ये बनाया है बायो E3, ये देखना चाहिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बायो E3 स्कीम लॉन्च किया है, बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 मेजर फोकस एरियाज है। अब गवर्नमेंट इसमें क्या कहा है, जो हम 6 वर्टिकल है जहाँ पे थीमेटिक्स इन्होंने गवर्नमेंट ने क्रिएट किया कि कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने वो बताया है क्लाइमेट रेजिलिएंट, कार्बन कैप्चरिंग, फ्यूचरिस्टिक मेरीन एंड स्पेस रिसर्च, है ना, फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, ऐसे 6 वर्टिकल्स भी निकाले हैं। आपको एक बार ये न्यूज़ में बायो E3, विज्ञान धारा और 6 वर्टिकल्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहाँ मेजर फोकस रहेगा, एक बार आपको देखना चाहिए हमारे एंगल से, न्यूज़ हमारे प्रिपरेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें जो इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, आपको पता ही होगा अभी वर्ल्ड में कोरोना आया था, है ना। अभी आप देखेंगे मंकी पॉक्स न्यूज़ में चल रहा है, बीच बीच में आपको पता ही होगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बर्ड फ्लू भी रहता है न्यूज़ में। अब ये है क्या, अभी हमें क्या है, ये न्यूज़ आया है पंजाब, केरला, गुजरात रिपोर्टेड मोस्ट ऑफ दी H1N1 डेथ्स। तो ये क्या है, H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू है H1N1, और इसके अंदर एक और वेरिएंट होता है H5N1, है ना। तो स्वाइन फ्लू के हिसाब से आपको पता ही है कि ये जूनोटिक डिजीज है, कि पहले स्वाइन में क्या होता है, पिग्स में आता है, पिग से होते हैं आदमी में आ जाता है, तो जो पाल रहे हैं उन पे वो वनरेबल रहते हैं। वैसे बर्ड फ्लू भी आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू भी जब आता है तो पूरा वो चिकन को क्वेल केयर कर दिया के दफना दिया जाता है, उनको क्यूल कर दिया जाता है। तो देखिए आपको ये कोरोना के बारे में देखना चाहिए, मंकी पॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, जूनोटिक डिजीज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें देखने लायक है। एक तो क्या है, ये NCDC क्या है, NCDC क्या है ये देखना चाहिए। NCDC क्या है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये एक बार देखना चाहिए। कहाँ ज़्यादा डेथ्स हुआ वो एक बार देखना चाहिए। अभी स्वाइन फ्लू क्या है, इन्फ्लुएंजा है, जैसे कोरोना इन्फ्लुएंजा था वैसा स्वाइन फ्लू भी आपको पता है, ये वायरस होते हैं तो ये जल्दी जल्दी म्यूटेट होते रहते हैं, और म्यूटेट होते आदमी में बीमारी फैलाते रहते हैं। मंकी पॉक्स भी आप देखेंगे तो भी जूनोटिक ही था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी बीमारी है, जूनोटिक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया जूनोटिक में क्या है, आपको देखना चाहिए कौन कौन सी बीमारी जूनोटिक है। रैबीज है, एंथ्रैक्स है, इन्फ्लुएंजा है, निपा है, कोविड है,
ब्रुकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक बार देखना चाहिए आपको, है ना, ये एक बार आपको देखना चाहिए। जूनोटिक है तो जूनोटिक में क्या हो सकता है, वो डिजीज पैथोजन जो होगा, उसका जो बीमारी फैलाने का जो एजेंट होगा, दैट कुड बी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फंगाई। पर क्योंकि जूनोटिक है तो आदमी जानवरों में होता है, फिर आदमी में आ जाता है। तो ये आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, जूनोटिक डिजीजेस क्या है, न्यूज़ में है, पूछ सकता है, पता होना चाहिए। एक बेसिक्स मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं इंडिया यूएस के बारे में। आपको पता ही है गवर्नमेंट का लेटरी, अभी मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं बहुत ही ब्रीफ में, देखिए एक तो क्या है, रशिया है, चाइना है और यूएस है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना चाहिए हमें, चाइना को मैंने क्यों यहाँ पे बताया है कि चाइना की एक एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है, एक्सपांशन के पीछे लगा हुआ है चाइना। मतलब अभी वर्ल्ड में पावर राइजिंग चाइना है, तो हर जगह पे वो अपने इंटरेस्ट फुलफिल करना चाह रहा है, इंडिया ओशन रीजन हो, पैसिफिक ओशन रीजन हो, है ना। तो कहाँ पे भी आप जाइए वर्ल्ड में चाइना अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाह रहा है। तो ये एक चीज़ है। इंडिया यूएस के, रशिया इंडिया का ट्रेडिशनल फ्रेंड है, पुराना फ्रेंड है। यूएस के साथ हमारे रिलेशन अभी अच्छे होते जा रहे हैं, गुड होते जा रहे हैं, इनके यूएस के हमारे रिलेशन अभी सही होते जा रहा है। अब ये 3 कंट्री क्यों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी के ऊपर अभी बेसिकली इंडिया का रिलेशन ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अभी जो इंडिया अभी जिस स्टेज पे है, तो ये 3 कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स को लेके, हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये सब मेजर कंट्रीज है जो अभी न्यूज़ में जो चल रहा है, मुद्दा जो चल रहा है उसके हिसाब से ये 3 कंट्री इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसमें आपको बताता हूँ कि अभी इसमें हुआ क्या है। आपको पता ही होगा गवर्नमेंट अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम करना चाह रही है, पर आपको पता ही है अभी इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई है ना। तो हम अपने सिक्योरिटी नीड्स के लिए बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारा रशिया ट्रेडिशनल फ्रेंड था, अभी यूएस से हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और चाइना से हमारा दुश्मन है। तो चाइना भी आप देखोगे डिफेंस में काफ़ी अच्छा कर गया है ना। 5th जनरेशन जेट्स बना रहा है, पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है, पाकिस्तान को जेट्स दे रहा है। तो हमें भी सब सारी इवेंचुअलिटीज को देख के हमारा डिफेंस भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आपको पता ही है रशिया चाइना के क्लोज हो रहा है, तो हमें यूएस की तरफ जाना पड़ रहा है। उस एंगल से आपको ये न्यूज़ देखना चाहिए, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से ये न्यूज़ देखना चाहिए आपको। मैंने आपको बता दिया ये क्या एंगल है। अब मैं बताता हूँ कि अभी यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जब डेवलप नहीं हो पाया है, तो डिफेंस का कहाँ से हो जाएगा। पर सरकार करना चाह रही है, क्योंकि सरकार को पता है नेसेसिटी है, डायनामिक जियोपॉलिटिक्स है। तो क्या हो रहा है अभी मीनवाइल, जब तक हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप नहीं हो पाया है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे लोगों के साथ। एक तो डिफेंस डील करना पड़ेगा, डिफेंस में कुछ बाय करना पड़ेगा, तो डिफेंस डील्स करना पड़ेगा, एक ये होगा। दूसरा अलग अलग सेटअप में, है ना, हमें उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ उसी एंगल से है। अभी इसमें क्या हुआ, लेटली गवर्नमेंट ने सोसा एग्रीमेंट इंडियन यूएस ने साइन किया है, सोसा। अब ये क्या है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, है ना। इसमें क्या होगा, ब्रॉड बेस्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एग्रीमेंट्स होंगे, है ना, ये डिस्कस होगा। और इसमें क्या होगा, कुछ डिफेंस शेयरिंग होगा, कुछ डिफेंस बाइंग होगा, कुछ डिफेंस का नॉलेज शेयरिंग होगा इस एग्रीमेंट में, और डिफेंस बाइंग भी होगा। तो इंडिया, जब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ही इंडस्ट्री लगाना चाह रही है, तो कुछ कंट्री जब कंपोनेंट हम बाय करेंगे तो उनको बोलेंगे हमारे कंट्री में आके आप बनाइए, प्रोडक्शन करिए, तो हमें भी सीखने मिलेगा, तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी। तो ये एग्रीमेंट को उस एंगल से देखना चाहिए स्टूडेंट्स, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में। और आपको मैं अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, तो इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप में कुछ और एग्रीमेंट जो पास्ट में हुए हैं, लास्ट डिकेड में जो हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक देखना चाहिए। मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या एग्रीमेंट है वो। एक तो है लेमुआ, MEMOA, लेमुआ, ये एग्रीमेंट आप देखना। दूसरा बेका देखना, BECA आप देखना। तीसरा मैं आपको बता दूं कॉम कासा देखना, कॉम कासा। थर्ड एग्रीमेंट ये है। फोर्थ है ISA, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्चर। तो मैंने आपको बताया ये सोसा एक इंडिया यूएस के रिलेशन में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है।
सोसा एक इम्पोर्टेंट है, दूसरा है लेमुआ, तीसरा है बेका, चौथा है कॉमकासा और पांचवा है आईएसए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्शर। तो आपको ये एंगल कहाँ से देखना चाहिए? आपको पता होगा इंडिया से अभी इंडिया यूएस में चिनूक खरीद रहा है, अपाची हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, एमएच का 60R हेलीकॉप्टर भी इंडिया खरीद रहा है, हम कुछ ड्रोन भी ले रहे हैं यूएस से, और अभी हम हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो हम कुछ यूके से भी लेना चाह रहे हैं, जर्मनी से भी कुछ एग्रीमेंट की बात चल रही है। तो आपको ये सब डेवलपमेंट्स पता होना चाहिए कि हमारा डिफेंस रिक्वायरमेंट क्या है, हम किसके साथ डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और अलग अलग सेटअप्स में कैसे हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जब हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चर नहीं हो पाया है। और गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी एरिया है कि हम डिफेंस पे भी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो स्टूडेंट यहीं पे ये न्यूज़ खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हुए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। अभी एक ये न्यूज़ आया है, डोंट गिव ए डैम, व्हाट्स बिहाइंड द रिन्यूड पुश फॉर मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑन सियांग। अभी एक रिवर पे है, डोंट गिव ए डैम, ये अभी पर बाद में पूछा गया कि रिन्यूड पुश, दोबारा से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को पुश दिया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? अभी ये जो सियांग है ना स्टूडेंट्स, ये जो सियांग है रिवर, यही सियांग इंडिया में जैसे ही चाइना से जैसे ही इंडिया में ये रिवर सियांग घुसती है, आती है अंदर इंडिया में आने के बाद जैसे ही वो आसाम जाती है तो वो दो और रिवर से मिलती है, एक है दिबांग और एक है लोहित, और इसके बाद ये रिवर ना ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, ये जो सियांग आपको मैंने बताया ये चाइना से इंडिया में घुस रही है, तो चाइना में इसका नाम क्या होगा? चाइना में इसको बोलते हैं यारलुंग तांग्सपो। चाइना में इस रिवर का नाम है यारलुंग तांग्सपो, यारलुंग तांग्सपो। अभी क्या हो रहा है, ये नॉर्दर्न हिमालय, जैसे समझ के लिए हिमालय हम पर्वत है, तो ये नॉर्दर्न फेस मान लेते हैं, हिमालय का नॉर्दर्न फेस है, हम ये साउथर्न फेस की तरफ हम लोग हैं, यहाँ इंडिया है, यहाँ चाइना है, तो ये नॉर्दर्न जो फेस है ना, यहाँ पे बनती है ये रिवर यारलुंग तांग्सपो। पूरे तिब्बत में बहते बहते नॉर्थ ईस्ट में जाते जाते अरुणाचल के वहाँ से तरफ से वो इंडिया में एंटर लेती है सियांग रिवर बन के। वो जो कर्व लेती है इंडिया की तरफ घूमने के लिए, यहाँ कर्व है, कर्व, ये इस कर्व पे ना चाइना एक डैम बांध रहा है, चाइना डैम बांध रहा है, ये पानी वो इरिगेशन और बाकी चीज़ों के लिए स्टोर करना चाह रहा है, इरिगेशन और अदर पर्पसेस के लिए, ये बेंड के ऊपर जो इंडिया के क्लोज है। अब क्या है, अभी ये न्यूज़ अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? दो चीज़ों के लिए ये न्यूज़ अभी इंपॉर्टेंट में आई है। पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है कि वाटर बॉम्ब बताया गया न्यूज़ में कि वाटर बॉम्ब का काम करेगा, वो जो चाइना डैम बांध रहा है उससे वाटर बॉम्ब जैसी स्थिति इंडिया में बन सकती है। दूसरा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, तो नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही है पूरा जंगलों से भरा हुआ, वहाँ पर ट्राइबल ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो जब डैम बनता है तो आपको पता ही होगा ना, सबमर्जेंस होता है, लैंड सबमर्जेंस होता है, जंगल सबमर्जेंस होगा, तो वहाँ के फॉरेस्ट सबमर्ज होंगे, तो इससे क्या होगा, वातावरण को हम हानि पहुँचता है। और ट्राइबल्स लोग हैं, तो ट्राइबल्स लोग तो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, तो उनके लिए तो लॉस है बहुत बड़ा। तो जब आपको पता डेमोक्रेसी हम बनाने जाएंगे और लोग नहीं मानेंगे तो वहाँ झड़प होगी, झगड़ा होगा, प्रोटेस्ट होगा। यमुना में आपको पता ही है कितना प्रोटेस्ट चला है, एमपी में यमुना आंदोलन के लिए, पता ही आपको। तो वैसा माहौल बन गया तो वहाँ पे भी होने लग जाएगा। अभी यहाँ दो कॉन्सेप्ट देखने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स। एक आपको अभी पता ही होगा, एक और चीज़ में इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, दुम्बुर डैम त्रिपुरा के अंदर अभी था, जहाँ से गुमती रिवर जो थी त्रिपुरा के अंदर, ये जो पानी जो रिलीज़ किया है बांग्लादेश में गया, तो बांग्लादेशी आज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फ्लड इंडिया ने जानबूझ के फ्लड लाया है। तो वैसा चाइना भी हमारे लिए कर सकता है। अभी ये तो एलिगेशंस लगाया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो यही चीज़ चाइना भी तो हमसे कर सकता है। अगर हमारे वहाँ पर डैम नहीं बंदा होगा, तो चाइना अगर आर्टिफिशियल डैम बना रहा है उसको खोल देगा, तो पूरा ब्रह्मपुत्र और असम में पूरा फ्लड आ जाएगा, कितने लोग मर सकते हैं, कितनी जाने जा सकती है। तो वो ऐसा सिचुएशन ना बने, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे डैम बनाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियली वहाँ पे चाइना ने वाटर होल्ड कर रखा है। तो चाइना रिलीज करेगा तो हम भी अपने गेट उठा लेंगे, तो हमारे यहाँ फ्लड नहीं आएगा, हम भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट दोबारा से उस एरियाज में डैम बनाना चाह रही है। तो आपको इसमें क्या देखना चाहिए, एक तो
ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से है, चाइना में क्या बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में आने के कहाँ कहाँ वो बहता है, और ये जो चाइना का जो वाटर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के अंदर क्या नुकसान ला सकता है, और उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट डैम बनाने जा रही है, और डैम बनाने से लोकली क्या नुकसान हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, और इसको कैसे मैनेज करना चाहिए आपको ये भी समझ आना चाहिए। इसमें क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट को लोगों को कॉन्सेंसस में लेके चलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, है ना, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपना काम भी कर लें और एनवायरनमेंट को ज़्यादा हानि ना पहुंचाएं, और अगर हमें लोगों को शिफ्ट करना भी चाह रहा है तो हम उनको प्रॉपरली रीसेटल करें, नहीं तो वो चीज़ें कन्फ्लिक्ट के तौर पे ही बढ़ेगी और आगे जाती रहेगी, और आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमें और कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान एज एन एस्पिरेंट और एज एन ब्यूरोक्रेट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में ये इशू क्लियर है स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पता ही होगा। देखिए बांग्लादेश के साथ हमारा क्यों अनबन हो रहा है, क्योंकि जब दो गवर्नमेंट के अच्छा रिलेशन नहीं है ना, ट्रस्ट डिफिशिएंट है, तो आप कोई भी एक्शन लेंगे तो वो बोलेगा कि तेरे वजह से ऐसा हो गया। तो चाइना भी अगर ऐसा कर देगा, हमारा चाइना से रिलेशन अच्छा नहीं है, चाइना भी हमसे ऐसे बदमाशी करने लगे तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम डैम बनाना पड़ रहा है हमें। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, पर हमारे लिए और क्या यूनिक चैलेंज है वो आपको समझ में आना चाहिए, वो कैसा जगह है, लोग कैसे हैं वहाँ के, वो सब देखना पड़ेगा हमें। अभी आते हैं एक और न्यूज़ में, आपको पता ही होगा ये न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आपको पता ही होगा, ये ना जो मालाका स्टेट है, मालाका स्टेट एक चोक पॉइंट है। अभी मालाका स्टेट आप देखिए मैप में देखिएगा, है ना, मालाका स्टेट से सारे शिप्स आते हैं यहाँ पे इंडियन ओशन की तरफ, तो वहीं से थोड़े से ऊपर ही ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वो इंडिया का टेरिटरी है। तो क्या हो रहा है, चाइना की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी जो है वर्ल्ड में, चाहे आप आज कोई भी ओशन उठा के आप देख लीजिए, चाइनीज, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, आपका इंडियन ओशन, चाइना सी, हर जगह तो उनका चल ही रहा है, थोड़ी गुंडागर्दी इनकी बढ़ी हुई है। तो आपको पता ही होगा, ऐसे में इंडियन ओशन में भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस बढ़ा दिया लोगों ने, चाइनीज़ ने। सर्वे करने आ रहे हैं, रिसोर्सेस देखने आ रहे हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए आ रहे हैं, है ना, सर्वे करने आ रहे हैं। हमदम तोता चाहे श्रीलंका के अंदर उनका प्रेजेंस आ गया है, म्यांमार में आ गया है, बांग्लादेश में आ गए हैं वो लोग, कहीं पे डेब्ट ट्रैप्स बना के, कहीं पे पोस्ट खरीद के, काफ़ी फाइनेंस करके। अफ्रीका में भी यही चल रहा है। तो क्या है, अभी आपको पता ही होगा स्ट्रैटेजिक पॉइंट, अभी इंडिया गवर्नमेंट भी इसको लेके बहुत समझ एक्टिव हो गई है, चाइनीज़ का जो नेक्सस है समझ रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी आपको पता ही होगा मालाका स्टेट जैसे मैंने बताया चोक पॉइंट है, तो समझ के चलते हैं वहीं से वो लोग इंडियन ओशन में घुस रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई कैलेमिटी आती है तो हमारा स्ट्रक्चर डेवलप अगर रहेगा ग्रेट निकोबार में, तभी तो उनको वहाँ पे हम रोक पाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे बनाने चाह रही है गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जैसे ये न्यूज़ में आया तो जो हमारे एक्स हमारे मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट वाले, जयराम रमेश, उनका ये कहना था कि वहाँ पे एक शोम्पेन ओरिजिनल ट्राइब रहती है, शोम्पेन ट्राइब रहती है। ये जो शोम्पेन ट्राइब है ना स्टूडेंट्स, ये पीवीटीजीज कहलाते हैं। ये पीवीटीजीज क्या होता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये जो पीवीटीजीज हैं, मतलब इनकी जो दुर्दशा है वो काफ़ी ट्रेडिशनल लोग हैं, काफ़ी जंगल में रहने वाले लोग हैं, और तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होगा तो इनका घर खराब होगा, इनका रहन सहन सोसाइटी खराब होगा, वहाँ बीमारियाँ जाएंगी, शायद वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, ऐसा एक्स मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा। तो उसके रिवर्ट में ये भूपेंद्र यादव जी हैं जो अभी के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि उन्होंने डिटेल सर्वे किया है ना। अभी आपको पता होगा कि वो आइलैंड है तो वो जियोलॉजिकल एक्टिव जोन भी है, वहाँ पे प्लेट्स सब्सिडेंस भी होता रहता है, सुनामी भी आती रहती है। तो उनका ये कहना था कि हमने सर्वे किया है, सिस्मोलॉजिक सर्वे किया है, बाकी भी सर्वे किए हैं, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के एंगल से ये प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक ज़रूरतें हैं इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी शोम्पेन ट्राइब्स का भी केयर लिया जाएगा, और जो वहाँ के जो वनवासी हैं, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति जो बनाई गई है, वहाँ की सिविल सोसाइटी जो ग्रुप है, उनके साथ भी वो लोग डिस्कशन करके इस पे बात कर रहे हैं, और सबका इंटरेस्ट देख के ही काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस हिसाब से ये न्यूज़ में आया था, शोम्पेन पीवीटीजीज
चोक पॉइंट्स, क्यों ज़रूरत है, चाइना का कैसा रूप रंग है हमारे इंडियन ओशन में, वो देखते हुए हमें क्यों करना पड़ रहा है, और साथ में एनवायरनमेंट को बचाते हुए कैसे गवर्नमेंट कर रही है, एक बार आपको इसको देखना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये था नेक्स्ट कि इफ इंडिया चेंज स्टैंड्स पुतिन विल एंड वॉर सेज जेलेंस्की। ये न्यूज़ को ना हमें दो एंगल से देखना चाहिए। पहला, इंडिया एज ए ग्लोबल पीस मेकर। आप देख ही रहे हैं इस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए पूरा वेस्ट, आपको पता ही अभी थोड़े दिन पहले एक पीस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड में एक पीस कॉन्फ्रेंस रखा गया था यूक्रेन को लेके, और इसमें रशिया को भी बुलाया गया था पर रशिया आया ही नहीं, है ना। पूरे वेस्ट ने एक पीस कॉन्फ्रेंस, रशिया का जो लास्टिंग सोल्यूशन आ जाए इसके बारे में बात करने के लिए, आपको पता होगा एक पीस कॉन्फ्रेंस रखा गया था यूरोप में, तो वहाँ पे रशिया को भी बुलाया गया था, मतलब कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड हो जाए, ग्लोबल इकोनॉमी लाइन पे आए, चीज़ें सही से चलें, इसके लिए ये एक इनिशिएटिव बीच में हुआ था। अभी हुआ क्या है, पर ये सक्सेसफुल नहीं रहा, फ्रूटफुल नहीं हो पाया, क्योंकि रशिया ही नहीं गया, तो ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया। अब क्या है, अब ये न्यूज़ में क्यों आया? अभी इंडिया में आपको पता ही है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पोलैंड गए हैं, और पोलैंड के साथ साथ वो गए थे यूक्रेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपको पता ही होना चाहिए, आज इंडिया वर्ल्ड में जो है ना मल्टीपोलर है, कोई एक पावर नहीं है, पावर के जोन्स हैं। चाइना भी राइज कर रहा है, यूएस भी ट्रेडिशनल पावर है, यूरोप में भी बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, रशिया भी है, बाकी प्लेयर्स हैं। तो आपको पता होगा कि इंडिया का भी जो इंटरेस्ट है वो एक कंट्री को पूरा नहीं कर सकती है, इंडिया को भी हर ब्लॉक में जाके अपने इंटरेस्ट पूरे करने पड़ेंगे, हर कंट्री से अपने फ़ायदे की चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो क्या है, इंडिया रशिया का ट्रेडिशनल पार्टनर तो है ही, पर अभी क्या हो रहा है, रशिया चाइना और पाकिस्तान का काफ़ी क्लोज चली जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इंडिया को अपने रिलेशंस को बैलेंस करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है हर ब्लॉक से। तो इंडिया ने, अगर आप देखेंगे, पहले हमारे मोदी जी रशिया भी गए थे, तो इस बार कहाँ गए, पोलैंड और यूक्रेन गए बैलेंस करने के लिए, हर ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए। तो वो जब यहाँ गए हैं तो इनसे पूछा गया कि जेलेंस्की क्या कह रहा है, जेलेंस्की कह रहा है कि आप उनसे ऑयल बाय करना छोड़ दीजिए, अब वो ऑयल बाय जो कर रहे हैं वही पैसे से ये रशिया युद्ध छेड़ रहा है, और रशिया चाइना को भी ऑयल बेच रहा है। तो रशिया के पास एक तो इंडिया से पैसा जा रहा है, चाइना से पैसा जा रहा है, इससे वो वॉर लड़ रहा है, और उससे यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने वेस्ट की भी बातों का ध्यान लिया है, रशिया के भी जो इंटरेस्ट है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करते हुए इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहा है। हमें ये चीज़ देखना चाहिए, ग्लोबल पीस मेकर के एंगल से कैसे देखना चाहिए। देखो आज इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि इंडिया अगर ऑयल बाय करना लेना बंद कर दे तो समझ सकते हैं रशिया को भी कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इंडिया जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो एक कंजम्पशन की कैपेसिटी है, उस स्ट्रेंथ के बल पे कम से कम रशिया और यूक्रेन को साथ में लाके बात तो करा सकता है। तो इस एंगल से भी आपको इस न्यूज़ को देखना चाहिए। और इंडिया कैसा, इंडिया की सारी ज़रूरतें रशिया पूरा नहीं कर सकता है, तो कुछ फ़ायदा इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज से लेना पड़ेगा, कुछ यूएस से भी लेना पड़ेगा, कुछ यूक्रेन से भी कुछ फ़ायदे लेने पड़ेंगे, है ना। तो इंडिया इसलिए ये बैलेंसिंग एक्ट करके चल रहा है। पहले हमारे प्रधानमंत्री रशिया गए थे, इस बार वो पहुंचे हैं पोलैंड एंड यूक्रेन। तो स्टूडेंट हमें उस एंगल से उस न्यूज़ को देखना चाहिए। और आपको पता होगा डिफेंस का भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम यूक्रेन से भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हुई है यूक्रेन के साथ, तो उस एंगल से भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनके लिए अगर कुछ सोचेंगे तो उनको भी हमारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, तो हम उनसे डिफेंस की चीज़ें ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। और नेक्स्ट, वैक्सीन डिराइव पोलियो। अभी स्टूडेंट आपको पता ही होगा, ये न्यूज़ दोबारा, वैक्सीन पोलियो हमेशा न्यूज़ में अभी दोबारा आया है। अभी इस बार क्यों आया है, क्योंकि मेघालय में ना एक पोलियो का केस आया बच्चे में। ये क्या था, वैक्सीन डिराइव पोलियो, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। अभी मैं आपको बता दूं, वैक्सीन पोलियो होता क्या है। पोलियो एक वायरस डिजीज़ होती है, वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये नर्वस सिस्टम जो होता है इंसान का, बॉडी का, उसको अफेक्ट करता है। और ये ना बहुत सारे पेशेंट्स में ना पैरालिसिस ले आता है, जिसको पोलियो हो जाता है उसको, उनको हाथ या पैर में पैरालिसिस हो जाता है।
तो ये न्यूज़ है। अभी इसमें इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ना 2012 में और 2015 यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया पोलियो एक वायरस है, तो एक तो पोलियो के जो वायरस ना 3 टाइप के होते हैं, बीमारी जो होती है पोलियो की 3 टाइप की होती है। एक तो होता है वैक्सीन डिराइव पोलियो, एक नंबर ये, दूसरा वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और तीसरा वाइल्ड पोलियो वायरस 3। तो 3 टाइप के वायरस होते हैं। वायरस से होने वाली बीमारी है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और पैरालिसिस होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2012 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में वर्ल्ड में वाइल्ड पोलियो 3 वायरस को एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया है, यह घोषित कर दिया था। वर्ल्ड को पोलियो ग्रसित फ्री बता दिया था वाइल्ड पोलियो वायरस 3 के लिए। फिर भी वाइल्ड पोलियो वायरस 2 चल रहा था, पर यह भी वाइल्ड पोलियो 12 के बाद भी वाइल्ड पोलियो वायरस 2 वर्ल्ड में था, फैल रहा था। पर 2015 में क्या हुआ, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 भी खत्म हो गया वाइल्ड से। तो क्या हुआ, वर्ल्ड पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3 से फ्री हो गया, वर्ल्ड पोलियो खत्म हो गया। अब देखना है अब क्या हुआ, अभी ये वापस क्यों आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि वैक्सीन डिराइव पोलियो आया है मेघालय में, या फिर जेनेटिक चेंज हो गया है वायरस में, वो देखने के लिए अभी टेस्टिंग चल रही है मुंबई और कोलकाता के लैब्स में। मगर वैक्सीन डिराइव पोलियो, जैसे मैंने बताया 3 टाइप होता, तो ये वैक्सीन डिराइव पोलियो। तो अभी वैक्सीन डिराइव पोलियो होता क्या है वो देखते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3 होता है, ये वाइल्ड में होते हैं, वो एक वैक्सीन डिराइव वाला पोलियो। तो अभी वैक्सीन डिराइव पोलियो क्या है ये देखेंगे। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है ये देखते हैं। अभी क्या होता है, जैसे ये वायरस है तो इसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई होंगी। जो दवाइयाँ हैं ना, वो दवाई जो होती है, मैं आपको बता दूं, ये वैक्सीन डिराइव पोलियो कहाँ जो दवाई बनती है ना वहीं से आता है, इसलिए इसका नाम है वैक्सीन डिराइव पोलियो। जो वैक्सीन बनती है पोलियो से लड़ने के लिए, वो 2 टाइप की होती है। एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, है ना, और दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। अभी जो इनएक्टिव नाम से पता चल रहा है, इनएक्टिव है वायरस, मतलब वायरस मरा हुआ है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, ये डेड वायरस होता है, डेड वायरस। और ये जो होता है ना, इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू, जैसे हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं ना, उस तरीके से जाता है। ये जो दूसरा वाला है वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये होता है, आपको सुना ही होगा आपने, 2 बूंद जिंदगी के ऐड चलता था, वो ये ओरल है। ये क्या होता है, ड्रॉप दिया जाता है, ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी के जो आप सुनते हो ना, वो ये है ओरल वाला। अब इसमें क्या होता है ना, वीक वायरस डाले जाते हैं ड्रॉप के साथ, वीक वायरस डाले जाते हैं जो कि जिंदा होते हैं, लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं ये लोग। अब देखिए एक बार ब्रीफली देख लेंगे, वाइल्ड पोलियो वायरस जो वाइल्ड पोलियो वायरस वैक्सीन जो होता है, जो वैक्सीन डिराइव पोलियो जो होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि पोलियो से लड़ने के लिए 2 तरीके के दवाइयां हैं। एक है इंजेक्शन, जिसके अंदर मरा हुआ वायरस इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो दूसरा होता है ड्रॉप से दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मरा हुआ वायरस नहीं होता, जिंदा वायरस होता है, पर वीक किया होता है ताकि वो आदमी के अंदर बीमारी ना फैला पाए, इसलिए वीक वायरस दिया होता है। अब क्या होता है, क्योंकि ये वीक वायरस है, ओरल पोलियो वालों में वीक वायरस है, तो ओरल पोलियो में क्या होता है ना, ये वीक वाला वायरस है। तो वीक वायरस क्या होता है, जैसे ही आदमी के मुंह, बच्चे के मुंह में डाला जाता है, वो उसके इंटेस्टाइन में जाके ना, इंटेस्टाइन में जाने के, आपको पता है वायरस में होस्ट सेल को पकड़ लेता है, होस्ट सेल, क्योंकि वायरस का रेप्लिकेशन के लिए कुछ उसके पास रहता नहीं है, रिसोर्सेस नहीं रहते, तो क्या करता है वो आदमी के सेल शरीर में जाने के बाद उसके सेल को ही कैप्चर कर लेता है। और वायरस बच्चे के पेट में जाने के बाद क्या करता है, यहाँ ना रेप्लिकेट होने लग जाता है, रेप्लिकेट उसके बॉडी में घुसने का रेप्लिकेट होने लग जाता है, और म्यूटेट भी होने लगता है, म्यूटेट। वायरस आपको पता है जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेते हैं।
तो बच्चे को जैसे ड्रॉप दिया जाता है ना, वो ड्रॉप देने के बाद बच्चे के पेट में जाने के बाद वायरस बढ़ता भी है और कई बार वो अपने आप को स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है। तो ये क्या करता है, दोबारा जैसे मैंने बताया था वीक वायरस होता है, तो ये दोबारा अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। दोबारा से जो वैक्सीन वाला जो वायरस वीक वाला डाला गया था वो दोबारा अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है इसमें। और फुल फ्लेज जो वैक्सीन डिराइव पोलियो, जो मैंने कहा वैक्सीन डिराइव पोलियो, ये होना चालू कर देता है। अब देखिए वीक था तो होना नहीं चाहिए था, पर वीक होने के बावजूद उसने बच्चे के अंदर जाने के बाद उसने स्ट्रेंथ गेन कर लिया और फिर वो स्ट्रांग बन के वैक्सीन डिराइव पोलियो कर देता है। तो क्या हुआ, दवाई दिया था ठीक होने के लिए, पर उसी से जब बीमारी हो ही जाती है उसको हम कहते हैं वैक्सीन डिराइव पोलियो। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट है ना, ये जो वैक्सीन डिराइव पोलियो होता है इसको काउंट नहीं करती है, क्योंकि ये किसी हर बच्चे में नहीं होता है। जिसको दिया, कुछ बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, उनको ही ये होता है, सबको नहीं होता है। तो हो सकता है मान के चलिए 100 बच्चों को दिया, 2 ही को हुआ, तो 2 लोगों को दवाई तो दी थी पर उनके अंदर वो दवाई सही से काम नहीं की, या वो वायरस म्यूटेट हो गया, उनका शरीर कमजोर था तो बीमारी उनको भी हो गई। तो ये गवर्नमेंट इसको काउंट नहीं करती है। तो ये था स्टूडेंट्स इस न्यूज़ का। अब एक लास्ट में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है। अब देखिए आईपीवी एपीवी है, जैसे मैंने बताया इनएक्टिवेटेड भी है और एक ओपीवी भी है। तो आईपीवी कब लेते हैं और ओपीवी कब लेते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आईपीवी क्या होता है, इंजेक्शन है पर उसके अंदर मरा हुआ वायरस है। तो मरा हुआ वायरस आप जब भी डालोगे ना शरीर में, तो वो वायरस ही मरा हुआ है, तो बीमारी करेगा नहीं, वो बीमारी बच्चे में करेगा ही नहीं। तो इसका फायदा ये होता है कि वो बीमारी करेगा ही नहीं। इंजेक्शन लगाओ, बीमारी बच्चे को बीमारी पोलियो होगी नहीं, वैक्सीनेटेड पोलियो नहीं होगा। पर उसका प्रॉब्लम क्या है, वो बनाने के लिए ना बहुत ये जो वैक्सीन बनती है इनएक्टिव वाला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वायरस को मारना कितना कॉम्प्लेक्स काम है आपको पता ही है। तो ये जल्दी वायरस बन नहीं पाता है, जल्दी इनएक्टिवेट पोलियो वायरस जल्दी बन नहीं पाता है। दूसरा, उसको लगाने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगा तो बच्चा भागेगा, तो उसको लगाने की कॉम्प्लेक्सिटी है और इसको बनाना ना बहुत कॉस्टली भी होता है। इनएक्टिवेटेड को बनाना कॉस्टली होता है। वहीं पे ओपीवी जो होता है ड्रॉप वाला, बनाना इजी होता है, लगाना भी इजी होता है। बच्चों को मुंह में डाल दिया, 2 बूंद हो गया काम, बनाना भी आसान है। और तीसरा, इसका बस नुकसान एक ही है, नुकसान ये है कि ये कई बार पोलियो वैक्सीन पोलियो फिर से पैदा कर देता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यही आपको समझना है ना। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया कि पोलियो का ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन पोलियो क्या होता है। इस पर कोई भी सवाल आया आपको पता होना चाहिए। और इस पर लास्ट में ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट एक चीज़ और बताऊंगा। जैसे ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जो था ना, ये कब फाउंड किया, किसने फाउंड किया, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये 1950s में जोनास साल्क थे, जोनास साल्क पूछ रहा है आजकल। ये मेंडल के बारे में पूछा था, मेंडल का पी। तो जोनास साल्क ने 1950 में ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस को फाइंड किया था। उन्होंने पोलियो का वायरस फॉर्मलडिहाइड में डाल के बच्चों में डाला था और उससे ये काम किया था। जोनास साल्क आईपीवी के लिए फेमस है। और ओपीवी जो ड्रॉप वाला है, अल्बर्ट सैबिन ने कुछ उसके साल बाद ओरल पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने पोलियो वायरस को मैकिक सेल के अंदर ग्रोथ करके वो वीकेस्ट वर्जन को डेवलप करके लोगों में डाला था। तो उससे बीमारी भी नहीं हुई थी और लोगों में इम्यूनिटी भी आ गई थी। तो ये अल्बर्ट सैबिन और जोनास साल्क भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे को लगता है स्टूडेंट्स जो इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। पेपर 1 पेपर 2 में पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे, दोबारा मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, है ना। और स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँगा कि मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, आप भी पैरेलली करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ही ब्रीफली मैं आपको आके बहुत ही क्लैरिटी से इस चीज़ों को समझाऊँ, ताकि आप पेपर 1 पेपर 2 या फिर इंटरव्यू हो, आप बहुत अच्छे से इस पर क्लैरिटी और पकड़ बना पाएँ। स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ 25 में कॉम्पिटिशन टफ होगा,
मैं आपको बेस्ट तैयार करना चाहता हूँ, आपको भी ये मेहनत करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अपने नोट्स बनाने चाहिए और इन न्यूज़ को मेरे साथ देखते रहना चाहिए ना। और साल में मैं आपको बता रहा हूँ, हफ्ते में 1-1 घंटे की क्लास में मैं आपको पूरे साल का न्यूज़ कवर करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, दोबारा मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।